हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज नेगी। उत्तराखंड का पौरव राजवंश हम डिस्कस कर रहे थे और पौरव राजवंश की जानकारी की स्रोत तालेश्वर ताम्रपत्र और हुइनसांग की यात्रा वृत्तांत हमने डिस्कस किया। तालेश्वर ताम्रपत्र को उत्तराखंड की सबसे प्राचीन ताम्र अभिलेख कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में प्राप्त होने वाली सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सी है, तो वह तालेश्वर ताम्रपत्र होगा। इस प्रकार आज हम डिस्कस करेंगे कि पौरव राजवंश के समय उनकी प्रशासन किस प्रकार विभाजित कर दी गई थी। तो पौरव वंश का प्रशासन जिस प्रकार वर्तमान में पहले देश होता है, फिर देश को राज्यों में विभाजित किया गया, अर्थात प्रांत, फिर जिले और तहसील और फिर गांव। इसी प्रकार पौरव राजवंश में देश को देश ही कहा जाता था और देश का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वह राजा होता था। देश के नीचे प्रांत को वह भुक्ति कहते थे, तो प्रांत का नाम भुक्ति दिया गया था। और जो भुक्ति का अधिकारी होता था उसे भुक्तपति कहते थे। फिर भुक्ति के नीचे विषय होता था, जिले को विषय कहते थे और विषय में जो अधिकारी राज करता था उसे विषयपति कहते थे। तो विषय की देख रेख विषयपति करता था। फिर जिले के नीचे तहसील होता है, तो विषय के नीचे उन्होंने पाठक तहसील को नाम दिया था। पाठक तहसील का नाम था। इसमें पाठकपति अधिकारी होता था और लास्ट में गांव होता था। गांव को या ग्रामच्च पटलक कहते थे और गांव में नियुक्त अधिकारी को मेहतर कहा जाता था। इस प्रकार पौरव वंश का प्रशासन था। सबसे पहले देश, फिर भुक्ति, फिर विषय, फिर पाठक और लास्ट में ग्रामच्च पटलक, और यहाँ राजा अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। देश का सर्वोच्च अधिकारी राजा, भुक्ति का भुक्तपति, विषय में विषयपति और पाठक में पाठकपति और ग्रामच्च पटलक में मेहतर इस प्रकार नियुक्त किए गए थे। पौरव वंश में सेना को भी 3 भाग में विभाजित किया गया था: गज सेना, अश्व सेना और पैदल सेना। गज सेना का सेनानायक गजपति कहलाता, अश्व सेना का सेनानायक अश्वपति अथवा पैदल सेना का सेनापति जैनपति। इस प्रकार उनके सेनानायक नियुक्त किए गए थे। पौरव राजवंश के राजा ब्राह्मण हितैषी के थे और वह दान प्रवृत्ति के थे। आय तथा भूमि का आंकड़ा, आय की देखरेख तथा भूमि की देखरेख दिबरपति तथा कायस्थ नाम का अधिकारी करता था। इस प्रकार पौरव वंश के जो मंत्री परिषद थे उनको विभिन्न प्रकार से विभाजित किया गया था। सबसे पहला राजा सर्वोच्च पद माना जाता था, तो राजा का सर्वोच्च पद पौरव वंश में माना जाता था। राजा का नीचे अमात्य होता था और यह अमात्य प्रधानमंत्री, राजा का सहायक होता था अमात्य। फिर होता था कुमार मात्य राजकुमार, राजा का बेटा। फिर बालाध्यक्ष सेनापति होता था, सेना का सेनापति। संधि विग्रह, यह सेना का प्रमुख होता था और किन्हीं भी राज्यों के बीच विवाद को सुलझाने का कार्य संधि विग्रह करता था। कार्गिक नाम का अधिकारी, यह प्रजा की प्रार्थना राजा तक लाता था, मतलब प्रजा की जो भी समस्या है जनता की, वह राजा तक पहुंचाने का कार्य कार्गिक करता था। दंडपाशिक मतलब पुलिस अधिकारी, कानून व्यवस्था अर्थात शांति व्यवस्था को रेख देख करने का कार्य दंडपाशिक करता था। करिक, गांवों से टैक्स एकत्रित करने का कार्य करिक का होता था, करिक नाम का अधिकारी। कुलचरिक, यह टैक्स अधिकारी होता था। कोट, राजा की राजधानी को कोट कहा जाता था और कोट की जो रक्षा करता था उसे कोटाधिकारक कहा जाता था। राजा का निवास स्थान अर्थात राजा की राजधानी को कोट कहा जाता था और कोटाधिकार राजधानी की रेख देख करता था। राजद्वारिक वह अधिकारी होता था जो राजप्रसाद तथा राजा के महल में आने वाले लोगों की रेख देख करता था। राजद्वारिक संधि विग्रह संधि करवाता था। प्रतिहार, राज परिवार की देखरेख प्रतिहार नाम का अधिकारी करता था।
सुपकारपति राज दरबार में भोजन की व्यवस्था करने का कार्य सुपकारपति का होता था। तो इस प्रकार पौरव राजवंश में मंत्री परिषद नियुक्त किया गया था। आपने हर एक पॉइंट को नोट करना है। पौरव वंश टाइम पीरियड 647 ईस्वी से लेकर और 725 ईस्वी तक। इस प्रकार उत्तराखंड की स्थिति थी जब पौरव राजवंश शासन कर रहा था। तो सबसे बड़ा राज्य पौरव वंश ही था। उनकी राजधानी ब्रह्मपुर में थी और इस राज्य का नाम पर्वताकार राज्य भी रखा गया था। अब कहानी में यहाँ पे एक मोड़ आता है या ट्विस्ट आता है। जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी 647 ईस्वी में, तो उसी समय ब्रह्मपुर राज्य का उदय हो गया था उत्तराखंड में और इनकी राजधानी ब्रह्मपुर में बताई गई। कन्नौज का शासक यशोवर्मन 422 या 725 ईस्वी में कहते हैं गद्दी में बैठ गया था कन्नौज में, और यह कन्नौज का शासक बन गया था यशोवर्मन। जब यशोवर्मन कन्नौज का शासक बनाते अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, जब यह धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था 722 ईस्वी में, तो इसने उत्तर की ओर उत्तराखंड के भी छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन किया। तो यशोवर्मन ने 725 ईस्वी में इस पूरे उत्तराखंड क्षेत्र को दोबारा से जीत लिया। ब्रह्मपुर राजाओं के पौरव वंश को राजाओं को पराजित करके उसने यह क्षेत्र 725 ईस्वी में जीत लिया। इसीलिए इनका जो पौरव वंश का टाइम पीरियड है 647 ईस्वी से लेकर और 725 ईस्वी तक माना गया है। तो 725 ईस्वी में कन्नौज का शासक यशोवर्मन अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था और उसी समय उसने उत्तराखंड के इस राज्यों को भी जीत लिया, जितने भी थे ब्रह्मपुर, गोविषाण, खस, चमोली। कहते हैं कि संपूर्ण उत्तराखंड पर यशोवर्मन का शासन हो गया था। थोड़ा पौरव वंश कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, ये पॉइंट कनिंघम ने बताया कि पौरव वंश की जो स्थिति थी जहाँ पर पौरव वंश राज कर रहा था, पश्चिमी रामगंगा क्षेत्र से लेकर और विराटपट्टी तक इनका क्षेत्र था। ह्वेनसांग ने कहा कि रामगंगा के उत्तर में पौरव वंश था। फ्यू हरर ने बताया कि गढ़वाल का पांडु क्षेत्र चमोली में पड़ता है, वहाँ पौरव वंश शासन कर रहा था। गुप्त जी ने बताया कि कुमाऊं से लेकर और चंबा तक पौरव वंश शासन कर रहा था और यह शूलिक वंश के वंशज थे। और पावल प्राइस ने कहा कि कंत्यूर घाटी क्षेत्र पौरव वंश ने शासन किया। इस प्रकार अनेक मत है कि पौरव राजवंश ने किस क्षेत्र तक उनका साम्राज्य का विस्तार रहा होगा, लेकिन यशोवर्मन ने 725 ईस्वी में इस पूरे क्षेत्र को जीत लिया था और इस क्षेत्र में यशोवर्मन का शासन हो गया था। यह कन्नौज का शासक था और यह धीरे धीरे जब अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था तो उसने 725 ईस्वी में ब्रह्मपुर राज्य को भी, सुबर्ण गोत्र को भी, इस प्रकार सभी राज्यों को इसने जीत लिया था यशोवर्मन ने। जब यशोवर्मन उत्तराखंड के क्षेत्र को जीत लिया था तो फिर यह अपना साम्राज्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ा रहा था और कहते हैं कि कश्मीर में उस समय कारकोट वंश स्थापित हो गया था और कारकोट वंश के जो पहले संस्थापक थे वह दुर्लभक वर्धन थे और दुर्लभक वर्धन की चौथी पीढ़ी में दुर्लभ वर्धन की चौथी पीढ़ी में दुर्लभक नाम का राजा कारकोट वंश का राजा बना। जब दुर्लभक राजा बना तो दुर्लभक के 3 पुत्र थे, चंद्रपीड़, तारापीड़ और मुक्तिपीड़। चंद्रपीड़ और तारापीड़ यह तिब्बतों के साथ युद्ध में मारे गए। उसके बाद राजा बना मुक्तापीड़। तो जब यशोवर्मन अपना साम्राज्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ा रहा था तो कहते हैं कि उसी समय मुक्तापीड़ भी अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था। 745 ईस्वी में यशोवर्मन और मुक्तापीड़ आमने सामने टकराए और यशोवर्मन और मुक्तापीड़ का युद्ध हुआ जिसमें यशोवर्मन हार गया था
और मुक्तापीड़ जीत गया था। मुक्तापीड़ ने एक उपाधि धारण की थी, ललितादित्य, इसलिए इसे ललितादित्य मुक्तापीड़ नाम दिया गया। तो ललितादित्य मुक्तापीड़ जीत गया और यशोवर्मन हार गया। 745 ईस्वी में इनमें युद्ध हुआ था, क्योंकि दोनों के दोनों अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे। ललितादित्य मुक्तापीड़ की यह जानकारी का जो स्रोत है वह पुस्तक राजतरंगिणी से यह कहानी जो है प्राप्त हुई है। तो कश्मीर के कारकोट वंश की जानकारी हमें पुस्तक राजतरंगिणी से प्राप्त हुई है। जब ललिता मुक्तापीड़ जीत गया था, तो जब यहाँ यशोवर्मन का शासन, जब यशोवर्मन 725 ईस्वी में जीत गया था, तो यशोवर्मन ने सामंतवादी व्यवस्था चला रहा था। उसने यहाँ पर जब वह उत्तराखंड क्षेत्र को जीत गया था यशोवर्मन 725 में, तो कहते हैं कि उसने यहाँ पर एक सामंत नियुक्त किया था। जीत तो गया था उत्तराखंड के संपूर्ण क्षेत्र को, लेकिन यहाँ की रेख देख के लिए उसने एक सामंत नियुक्त किया था यशोवर्मन ने। उसका नाम था बसंत देव या वासुदेव। और जब ललिता मुक्तापीड़ ने यशोवर्मन को 745 ईस्वी में हरा दिया, तो उत्तराखंड पर अब शासन हो गया था मुक्तापीड़ का। और जब मुक्तापीड़ ने देखा कि यहाँ पे यशोवर्मन ने एक सामंत को नियुक्त किया है बसंत देव, उसको पूछा उसने, हाँ भाई आप किसके ओर हो? तो बसंत देव ने कहा मैं तो यशोवर्मन का सामंत था। फिर ललितादित्य मुक्तापीड़ कहता है आज से आप मेरे सामंत हो। तो मुक्तापीड़ ने उत्तराखंड क्षेत्र को तो जीत लिया था, लेकिन यशोवर्मन का जो सामंत था बसंत देव, उसी को दोबारा से अपना सामंत घोषित किया और उत्तराखंड का क्षेत्र का रेख देख करने का कार्य बसंत देव को दे दिया। कहते कि ललितादित्य जीतने के बाद अफगानिस्तान साइड में युद्ध करने चला गया था और वहाँ उसकी मृत्यु हो गई थी। जब ललितादित्य की मृत्यु हो गई, उसके बाद अब राजा उत्तराखंड में, क्योंकि सामंत उसने बसंत देव को बनाया हुआ था, इसलिए बसंत देव ने अब अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। जब मुक्तापीड़ की मृत्यु हो गई और उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, और कार्तिकेय पूर्व, क्योंकि जो ये बसंत देव था यह सामंत कार्तिकेयपुर राज्य का था। जब यशोवर्मन जीत गया था, तो उस समय कार्तिकेयपुर में जो सामंत नियुक्त किया गया था बसंत देव के यशोवर्मन ने किया था। तो जब ललिता की मृत्यु हो गई, उसके बाद यशोवर्मन के सामंत बसंत देव ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और उसके बाद इसने कार्तिकेयपुर राज्य से एक नए वंश का स्थापना की। उस वंश को नाम दिया गया कार्तिकेयपुर वंश या कत्यूरी वंश। तो कत्यूरी वंश का संस्थापक बसंत देव या वासुदेव को माना जाता है, क्योंकि यह बसंत देव पहले यशोवर्मन का सामंत था। जब यशोवर्मन को ललिता मुक्तापीड़ ने हरा दिया था, उसके बाद यह मुक्तापीड़ का सामंत बना। लेकिन मुक्तापीड़ की मृत्यु के बाद इसने उत्तराखंड के संपूर्ण क्षेत्र से अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और कार्तिकेयपुर राज्य से एक नए राज्य का संस्थापक बना और उस राज्य का नाम कार्तिकेयपुर था। वहाँ से एक वंश स्थापित की गई, कार्तिकेयपुर वंश या कत्यूरी वंश। तो कत्यूरी वंश का संस्थापक बसंत देव। अब हम नए टॉपिक में कत्यूरी वंश डिस्कस करेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि जो पौरव राजवंश था उसका टाइम काल 647 ईस्वी से लेकर और 725 ईस्वी तक माना गया है। 725 ईस्वी से लेकर और 645 ईस्वी तक उत्तराखंड में यशोवर्मन का शासन रहा, क्योंकि उसने संपूर्ण उत्तराखंड को जीत लिया था। लेकिन 745 ईस्वी में 725 ईस्वी से लेकर और 745 ईस्वी तक यशोवर्मन का शासन रहा और 745 ईस्वी में कश्मीर के राजा ललिता मुक्तापीड़ ने यशोवर्मन को पराजित किया और फिर उत्तराखंड में शासन किया और यहाँ पे एक सामंत को नियुक्त किया। यशोवर्मन का जो सामंत था बसंत देव, उसको अपना सामंत नियुक्त किया। इस प्रकार बसंत देव ने कार्तिकेयपुर राज्य से कार्तिकेयपुर वंश या कत्यूरी वंश की स्थापना की। तो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे उत्तराखंड में कत्यूरी राजवंश।
थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।